Hello, amazing varicose, and welcome back to our channel Math Science 101. So it's been a long जब मैंने वीडियो डाली थी तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पैथोलॉजी से. सो आई एम गोना स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ गैस्ट्राइटिस टुडे. पहले थोड़े मेन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. बेसिकली यू नो दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट मतलब स्टफ़ जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा और बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी related to the topics. After all this, I have covered maximum part जो इस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, मैं हर्ष मोहन से स्टडी करती थी तो आई हैव टेकन फ्रॉम दैट बुक, द स्टफ़ इज़ फ्रॉम दैट बुक. ठीक है, बेसिकली ज़्यादातर उसी में से हमने लिया है. तो पहले हम GIT से स्टार्ट करने वाले हैं, देन विल गो ऑन फॉर द टॉपिक्स. तो सिस्टमिक पैथोलॉजी मैंने पहले इसलिए स्टार्ट की, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है. ठीक है, थोड़े फैमिलियर टॉपिक्स होते हैं तो बेस अच्छा बन जाता है अपना, ताकि एक फ्लो मेंटेन हो सके. ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस पे आते हैं. गैस्ट्राइटिस एज द नेम सजेस्ट. ठीक है, सबसे पहले ये वर्ड है गैस. ठीक है, दिस इज़ रिलेटेड टू द स्टमक. ठीक है, और आइटिस से तो हम समझते ही हैं क्या होता है हमारा इन्फ्लेमेशन. ठीक है गाइज, तो व्हाट इज़ दिस, स्टमक का इन्फ्लेमेशन जब हो जाता है, इस क्लिनिकल टर्म को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस. तो अब गैस्ट्राइटिस दो फॉर्म में होता है. फर्स्ट इज़ एक्यूट एंड द सेकेंड वन इज़ आर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस. ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस पर अगर हम आएंगे तो फर्स्टली हम देखेंगे उसका डेफिनेशन. ठीक है, डेफिनेशन में अगर हम देखेंगे तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो होती है ये स्मॉल टर्म इन्फ्लेमेशन होता है स्टमक का. ठीक है, जो एकदम से हुआ है किसी भी हमारे रीज़न, ये हमारे ईटियोलॉजिक रीज़न है, इनकी वजह से हमें गैस्ट्राइटिस हो सकता है. और ये बेसिकली किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, म्यूकोज़ा. ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा को इफ़ेक्ट करता है हमारा एक्यूट गैस्ट्राइटिस. तो ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ गैस्ट्राइटिस जो है वो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है. ठीक है, देन आते हैं इसकी ईटियोलॉजी पे. ईटियोलॉजी यू नो इट्स कॉजेज़. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. जब हम पैथो के अंदर अपने एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन आर कॉपी, सपोज दिस इज़ द कॉपी, हम यहाँ पे उसका नेम लिखते हैं, देन वी राइट द डेफिनेशन और इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, देन ईटियोलॉजिकल कॉजेज़. ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन, ईटियोलॉजी, पैथोलॉजी. ठीक है, उसके टाइप्स या फिर सब टाइप्स जो भी उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इंसिडेंट्स वगैरह भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग में. ठीक है, ये सब लिखेंगे. उसके बाद हम मॉर्फोलॉजी लिखते हैं और जो भी पैथोलॉजिकल क्लिनिकल उसकी सिंड्रोम में जो भी एंड में हम उसकी टिपिकल वो लिख देते हैं फीचर्स. तो विद दिस पैटर्न वी आर स्टार्टिंग डेफिनेशन, ईटियोलॉजी, पैथोलॉजी. ठीक है, तो ईटियोलॉजी पे आता है. ईटियोलॉजी बेसिकली क्या होते हैं, कॉजेज़, किस कॉज से वो डिजीज़ होती है उसको हम ईटियोलॉजी बोलते हैं. तो देखते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस किस वजह से हो सकता है. सबसे पहला आता है डाइट एंड पर्सनल हैबिट्स. ठीक है, ये हमें मेंटेन करना चाहिए, है ना, हमारा डाइट, रेगुलर डाइट. अगर कोई बहुत ज़्यादा हाईली स्पाइस्ड फूड ले रहा है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन है उसका, ठीक है, या माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड है और हैवी स्मोकिंग से अफेक्टेड है, तो इस कंडीशन के बनने के चांसेस होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, यू नो दैट दिस इज़ योर स्टमक. ठीक है, इसके अंदर म्यूकोजा लेयर है ना, सब कुछ है. तो इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारे बाइकार्बोनेट आयन HCl के इन्फ्लुएंस से. ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर कहीं से भी अगर आपका जो बैरियर होता है, म्यूकोजल बैरियर और बाइकार्बोनेट आयंस का जो बैरियर बना होता है स्टमक की लेयर के अंदर, आप सोचने वाली बात है ना, HCl है, तो क्या वो आपकी ऑब्वियसली द स्टमक इज़ ऑल्सो एन ऑर्गन. ठीक है, तो क्या वो उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, वो उस बैरियर से प्रोटेक्टेड रहता है. HCl और हमारा बाइकार्बोनेट आयन के बैरियर से हमारा स्टमक प्रोटेक्टेड रहता है. अगर ये दोनों हट गए तो हमारे स्टमक का क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा HCl के एक्शन की वजह से. तो बेसिक पैथोलॉजिस की यही है कि हमें जैसे ही हमारे बैरियर्स में इफेक्ट आएगा तो हमारा स्टमक इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, तो हमें कंडीशन बन जाएगी गैस्ट्राइटिस की. अभी किस वजह से हो सकता है, हाईली स्पाइस्ड फूड. ठीक है, ये एक फैक्टर बन जाता है, सपोर्ट करता है HCl के एक्शन को, तो इस वजह से आपका इन्फ्लेम्ड हो जाएगा स्टमक. ठीक है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन. ठीक है, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, तो HCl बनता रहेगा लेकिन फूड डाइजेस्ट होने के लिए आ ही नहीं रहा है, तो कैसे होगा. ठीक है, तो वो जो HCl का डायरेक्ट एक्शन कहाँ पे हो जाएगा, बैरियर पे हो जाएगा, और इस वजह से बैरियर रिमूव होने लगेगा. ठीक है, हैवी स्मोकिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर गैस्ट्राइटिस. ऑलराइट, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू इन्फेक्शंस पे आते हैं. तो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि बैक्टर पायलोरी. ये एक मेन ऐसा बैक्टीरिया है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे GIT के सारे पार्ट्स को ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. ठीक है, तो हेलिकोबैक्टर पायलोरी आप मेन याद कर सकते हो. डिप्थीरिया, साल्मोनेलिसिस,
निमोनिया, स्टेफाइलोकोकल, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू वायरल इन्फेक्शन, तो देखेंगे वायरल हेपेटाइटिस में और इन्फ्लुएंजा और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, तो ये 2-3 नाम आप इसके भी याद कर सकते हैं। देन विल कमिंग ऑन टू ड्रग्स, तो ड्रग्स में हम देखेंगे कुछ नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स के इनटेक से कभी कभी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती है, जैसे जिनको हम NSAIDs बोलते हैं, लाइक एस्पिरिन, कॉर्टिसोन, ठीक है। इन सब चीज़ों के इन्फ्लुएंस से भी हमें गैस्ट्राइटिस हो सकता है एज अ साइड इफेक्ट वी कैन से, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स, ठीक है। तो केमिकल और फिजिकल एजेंट्स के अंदर अगर हम आते हैं तो इनटेक ऑफ कोरोसिव केमिकल जैसे कि कॉस्टिक सोडा, फिनॉल या लाइसॉल, कुछ इस टाइप की चीज़ अगर आपने आपके फूड में, जैसे तभी तो बोलते हैं ना कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो कि उसमें क्या चीज़ मिली हुई है, ठीक है। ये सब केमिकल्स आजकल बहुत ज़्यादा मतलब मे बी यूज़ होने लगे, इस वजह से लोग जंक फूड को मना करते हैं। तो यू शुड टेक प्रिकॉशंस अगर आप खा भी रहे हैं तो, लाइक मेंटेन योर हाइजीन एंड ईट फ्रॉम अ गुड प्लेस। देन कमिंग ऑन टू गैस्ट्रिक इरिटेशंस, ऑलराइट, फिर फ्रीजिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है इसलिए बोलते हैं कि पेट के लिए ना ठंडा, जैसे बोलते हैं ना ठंडा पानी डायरेक्ट पी लेते हैं, तो HCl के एक्शन को या फिर बैक्टीरिया जो होते हैं, फ्रोजन बैक्टीरिया हमारे पेट में पहुंच जाते हैं, इस वजह से फ्रीजिंग चीज़ें खाने के लिए मना किया जाता है, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू सीवियर स्ट्रेस, सीवियर स्ट्रेस, तो इमोशनल फैक्टर्स लाइक शॉक, एंगर और रिजेंटमेंट, जैसे तभी तो बोलते हैं कि लाइक टेंशन, एंगर, इन सब चीज़ों में क्या होता है, आपको भूख नहीं लगती है ना, भूख नहीं लगती है तो क्या होता है, HCl का सिक्रीशन बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपको क्या कंडीशन बन सकती है, आपकी गैस्ट्राइटिस की। एक्सटेंसिव बर्न्स हो गए हैं पेट के अंदर, ठीक है, कुछ ऐसा खा लिया या फिर कुछ ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई है या सर्जरी के बाद आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ठीक है। तो इन सब कंडीशंस को भी आप याद रख लेंगे। तो ये 5 इसके हो गए कॉजेज़। उसके बाद अब हम आते हैं पैथोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो पैथोलॉजी क्या है, 3 बेसिक पॉइंट्स हम इसको डिफाइन करेंगे। इसकी पैथोलॉजी, किस टाइप से ये इन्फेक्शन होता है, ठीक है, व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज़ पैथोलॉजी ऑफ दैट डिजीज़, ठीक है, क्या होता है उस डिजीज़ में, उसी को पैथोलॉजी बोलते हैं। तो फर्स्ट है रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, ठीक है, रिजल्टिंग इन म्यूकोजल हाइपोपरफ्यूजन ड्यू टू इस्चीमिया, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि हमारा इरोजन हो रहा है एक तरह से इंटेस्टाइनल म्यूकोजा का, तो वहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो म्यूकोजल हाइपोपरफ्यूजन है, म्यूकोजल डिस्ट्रीब्यूशन है स्टमक के अंदर, वो रुक जाएगा, इस्चीमिया की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, इंक्रीज एसिडिक सिक्रीशन बढ़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि इन्फेक्शन होता है, ये तो कराते क्या है, ये HCl का इंक्रीज करा देता है। कोई भी कंडीशन हमने सबने क्या पढ़ा था कि HCl के इंक्रीज होने की वजह से ही हमारा गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बन जाती है। तो इंक्रीज एसिडिक सिक्रीशन हो गया, उसका एक्यूमुलेशन ड्यू टू H. pylori इन्फेक्शन रिजल्टिंग इन डैमेज टू एपिथेलियल बैरियर्स, ठीक है, जिसमें हमारा म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस का जो बैरियर था वो रिमूव हो गया है या फिर वो डैमेज हो गया, इसकी वजह से हमारा जो कोरोजन हो रहा है एक तरह से, नॉट इरोजन, इट्स कोरोजन, कोरोड हो गई है हमारी म्यूकोजा, ऑलराइट। तो इंक्रीज्ड acid secretion and its accumulation due to H. pylori infection resulting in damage of epithelial barrier। और एंड में क्या होता है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट बफर, ठीक है। तो बफर ही नहीं रहेगा तो HCl को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, ठीक है, HCl और बाइकार्बोनेट आयन मिलके एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से बफर मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन की वजह से बफर मेंटेन नहीं हो पाएगा। देन विल कमिंग ऑन टू मॉर्फोलॉजिक फीचर्स, तो ग्रॉसली अगर हम देखेंगे तो जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो एडिमेटस हो जाएगी, ठीक है, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा विद अबंडेंट म्यूकस एंड हेमोरेजिक स्पॉट्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि म्यूकस बैरियर हटने लगा है तो अब हमारा जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है वो ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट करने की कोशिश करेगी, बट ये म्यूकस एकदम से तो वर्क नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमारी HCl तो पहुँच चुकी है ना वहाँ तक, म्यूकोजा तक, ठीक है। तो अबेंडेंट म्यूकस सिक्रीट करता है, हेमोरेजिक स्पॉट्स दिखते हैं इसमें हमें, क्यों, क्योंकि उसका क्या हो गया है, कोरोजन हो गया है, वो कोरोड हो गई एक तरीके से। माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज देयर इज़ वेरिएबल अमाउंट ऑफ एडेमा और इनफिल्ट्रेशन बाय न्यूट्रोफिल्स इन द लैमिनिया प्रोप्रिया, ठीक है। तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे और एक्यूट हेमोरेजिक और इरोसिव गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। बाकी जो म्यूकस है वो स्लोड ऑफ हो रही है क्योंकि वो हट रही है, इन्फ्लेम्ड हो रही है, ठीक है। देयर आर हेमरेजेस ऑन द सर्फेस ऑल्सो।
फिर उसके बाद अगर हम टाइप्स देखें तो हमने इसको बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज़ एक्यूट H. पायलोरी गैस्ट्राइटिस, जिसकी वजह से HCl सिक्रीशन हमारा बढ़ रहा था, ठीक है। सेकेंड वी हैव अदर एक्यूट इन्फेक्टिव गैस्ट्राइटिस, जिसकी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो हमने यहाँ पे स्टडी करे थे, आप देख लीजिए इनको एक बार और, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास एक्यूट नॉन इन्फेक्टिव गैस्ट्राइटिस, जिसमें हम क्या देख रहे थे, हमारी डाइट और पर्सनल हैबिट्स, ठीक है, केमिकल एजेंट्स, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों के अंदर हम इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस द एक्यूट गैस्ट्राइटिस इज ओवर। नेक्स्ट विल कम ऑन टू क्रोनिक गैस्ट्राइटिस।